हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार examnamta.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात किया था भारतीय संविधान के भाग पे। टोटल 22 भाग थे। ठीक है, मैंने बताया था जिस तरह से कोई बुक हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जब खोलते हैं तो सबसे पहले उसमें विषय का सूची होती है, कौन कौन सा भाग है, कौन क्या क्या विषय है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे भारतीय संविधान में भी है। जब हम प्रस्तावना की भाषा से आगे चलते हैं तो हमारे संविधान में भाग दिखता है, टोटल कितने भाग है और किस भाग में किस किस चीज़ का चर्चा है और किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल चर्चा किया था और ये भाग पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किसी मूल अधिकार किस भाग में है, मूल कर्तव्य किस भाग में है, नीति निर्देशक किस भाग में है। तो ये आप लोग को क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार भी हो सकता है, जिस पर मैंने कल पढ़ाया है भाग के बारे में, उससे आप लोग को एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप 22 भाग को देखें और इम्पॉर्टेंट में भी मैंने कल बताया था कि कौन कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, तो इन सब पे भी ध्यान दें। ठीक है, इससे पहले मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, थोड़ा प्यार दें और ज़्यादा वीडियो हम लोग अच्छे से बनाएंगे। दोस्तों, आज हम संविधान की अनुसूचियाँ पर बात करेंगे। ठीक है, प्रारंभ में संविधान में अनुसूचियाँ की संख्या कम थी, धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता गया। ठीक है, तो जब फॉर्मेट पूरे संविधान पूर्णतः जब अच्छे से तैयार हो गया तो कितनी अनुसूची थी? 12 अनुसूची। कुल अनुसूची की संख्या क्या थी? 12। ठीक है, तो अनुसूचियाँ क्या है? तो संविधान में के एक पूरे प्रारूप जो है, प्रारूप तैयार हुआ, तो उन्हें दर्शाने के लिए कि बाद में क्या 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 चीज़ संविधान में एक पूर्णतः अध्ययन के लिए बताया गया है। क्योंकि एक समग्र रूप से पूरे संविधान को अगर देखना है शॉर्टकट में, तो हम संविधान को अनुसूची के द्वारा देख सकते हैं कि हमारे संविधान में किस चीज़ की चर्चा कहाँ कहाँ की गई है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जानकारी हमें अनुसूचियों से मिलती है। तो आइए हम बात करते हैं संविधान के टोटल अनुसूची में पहली अनुसूची पर। देखिए, पहली संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है कि भारत जो राज्यों का संघ है, इसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची में बताया गया था भारत में टोटल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहली अनुसूची में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पहली अनुसूची किस पे आधारित है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, पर अभी क्या है, अभी आप लोगों को पता होगा एक राज्य जम्मू कश्मीर राज्य कम हो गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। ठीक है, 2 के साथ तो क्या हुआ, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में कुल राज्यों और कुल केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, दूसरी अनुसूची के बारे में देखते हैं। देखिए, दूसरी अनुसूची जो है ये क्या है, ये सभी जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, CAG मतलब अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, तथा CAG मतलब कैग, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, ये क्या है, ये हमारे भारतीय संविधान का एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, देखेंगे हम लोग आगे भी देखेंगे कि कौन भारत में जो बहुत सारी संस्था है, जैसे ठीक है, तो कौन सा, जैसे चुनाव आयोग है, CAG है और बहुत सारी संस्था है, वित्त आयोग है, ठीक है, योजना आयोग है। तो इनमें से कौन सा संवैधानिक बॉडी है और कौन सा संवैधानिक बॉडी नहीं है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक संस्थान है। ठीक है, तो इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो CAG, कैग, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में। ठीक है, तो इन सभी के वेतन एवं भत्तों के बारे में कि इनका वेतन भारत के आकस्मिक निधि या भारत की किस निधि पे आधारित होगी, इनका वेतन भत्ते कहाँ से मिलेगा, राज्यपाल को कहाँ से मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कहाँ से मिलेगा, इन सभी के वेतन भत्ते के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, इनमें अभी आप संविधान में जो आगे अनुच्छेद में पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको ये आएगा अनुसूची की। मैंने बताया था जो संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, उन सभी अनुच्छेदों का झलक जो है वो हमारे के 12 अनुसूचियों में मिल जाती है। 395 अनुच्छेद की जो झलक है वो इनमें हमें अनुसूचियों में मिल जाती है। ठीक है, 12 अनुसूची से पढ़ते हम 12 अनुसूची को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ किस चीज़ की चर्चा, कहाँ कहाँ किस चीज़ की व्याख्या किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरी अनुसूची। देखिए, तीसरी अनुसूची में मंत्री, सांसद, विधायक आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। ली जाने वाली क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शपथ। देखिए, जब चुनाव होता है, आप लोगों को पता होगा, जब चुनाव होता है, जब प्रारंभिक मंत्रिमंडल बनते हैं, जब चुनाव होने के बाद जब सभी सांसद और विधायक चुनकर जब संसद में या जब विधानमंडल में जाते हैं, तो उनको एक स्पीकर होता है, उनको मतलब प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, हम इस पर चर्चा करेंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो वो जो होते हैं
वो इन सभी सांसद विधायक को भारतीय संविधान की शपथ दिलाते हैं। जैसे जैसे जो भी, जैसे आप लोग मान लें कि कोई डीएसपी बना, कोई बिहार पुलिस बना, कुछ भी बना, कोई भी पद लेते हैं, जब आप प्रशासनिक पद लेते हैं तो आप लोग को ए ग्रेड या बी ग्रेड या प्रशासनिक पद, तो आप लोग को पहले शपथ देना पड़ता है। जैसे हम भारतीय संविधान की शपथ खाते हैं, क्योंकि हमारा भारत का जो ग्रंथ है, ना हम रामायण की शपथ खाते हैं ना हम कुरान की खाते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो एक ग्रंथ जो है, संविधान एक ग्रंथ है, वो क्या है, संविधान है। क्योंकि संविधान क्या है, न किसी धर्म पे आधारित है, न किसी पंथ निरपेक्ष होता है, न कि ये हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न सिख का है, ईसाई का है। इसलिए जो हम कसम खाते हैं, हम भारतीय संविधान की कसम खाते हैं। तो ये लोग भी आते हैं तीसरी अनुसूची में, तो सभी के, जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं तो शपथ ग्रहण करते हैं, उनको शपथ ग्रहण कौन कराता है, राष्ट्रपति कराते हैं, ठीक है। तो इन सभी के शपथ ग्रहण तीसरी अनुसूची में सभी सांसद विधायक मंत्रियों, जितने भी मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी को शपथ के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि इनको शपथ कौन दिलाएगा, कौन किस चीज़ का शपथ लेंगे, ठीक है। आगे चौथी अनुसूची जो है वो क्या है, विभिन्न राज्य और संशासित प्रदेशों के राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। तो चौथी अनुसूची में जो चर्चा है वो राज्यसभा के सदस्यों की चर्चा है, ठीक है। किस राज्य से कितने राज्यसभा से, मैंने बताया था कि राज्यसभा उच्च सदन होते हैं। राज्यसभा में जो चुन के आते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, ये उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो भी सांसद विधायक चुन के आते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। उसके बाद उसमें कुछ सदस्यों का मनोनयन भी होता है। उच्च सदन होने के कारण यहाँ बहुत सारे जो सांसद आते हैं चुन के, राज्यसभा के जो सांसद आते हैं चुन के, वो होते हैं अब किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कोई साहित्य के जानकार होगा, कोई कानून का जानकार होगा, तो ये विशेषज्ञों का मतलब ज्ञानमानों का, पढ़े लिखे लोगों का एक सदन है। राज्यसभा में ऐसे लोग कोई भी मतलब चुन के नहीं आते हैं, ये उन्हीं को चुना जाता है जो थोड़ा नॉलेजफुल होते हैं, अच्छे होते हैं। आप लोग देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, आप अंदर जानकारी लीजिए, आपको पता चलेगा। उच्च सदन होने के कारण यहाँ पे ऐसे सदस्यों का मनोनयन किया जाता है हर पार्टी की तरफ से, जो उस पार्टी के या तो प्राइम मेंबर होते हैं या अच्छे जानकार होते हैं, किस चीज़ पे अच्छे विशेषज्ञ होते हैं, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो या कोई भी साहित्यकार हो, इन सभी को राज्यसभा के सदस्यों पर मनोनयन किया जाता है या उनका चुनाव होता है। पाँचवीं अनुसूची में वो चर्चा करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। मैंने बताया था कि भारत में जो अनुसूचित जनजाति है वो समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं। तो मुख्य धारा से अलग होने के कारण सरकार इन्हें संरक्षित करती है ताकि इनकी जनसंख्या खत्म ना हो जाए। मैंने बताया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि भारत की कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपने खत्म होने के कगार पर है। तो जरवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। हाँ, तो अगर सरकार उन्हें प्रिजर्व ना करे, उन्हें सुरक्षित ना रखे, तो ये धीरे धीरे लोग उसको क्या करते हैं, जैसे कोई कंपनी गया जंगल काट दिया, इनका आवास निवास क्या होता है, जंगल में ही होता है। तो ये अगर अपने आवास से अगर भटकते हैं तो भटकते भटकते क्या होता है, इनकी मौत हो जाती है और ये अपने जनसंख्या नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए सरकार इनके अनुसूचित क्षेत्र को जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा है और उनकी जनसंख्या को संरक्षित करती है, नियंत्रण करती है। उन्हें प्रशासनिक मतलब राष्ट्रपति के माध्यम से उनका देखभाल किया जाता है, ठीक है। उनमें अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो इनमें सीधे डायरेक्ट राष्ट्रपति ही इन पर कोई भी एक्शन ले पाते हैं, ठीक है। तो ये 5 अनुसूची हो गई। अगला अनुसूची आइए हम आगे अनुसूची देखते हैं, ठीक है। आइए अब हम अगली अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये 6ठी अनुसूची। देखिए 6ठी अनुसूची में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जिनका निर्माण कुछ संविधान संशोधन के बाद में हुआ। जब प्रारंभिक भारतीय राज्य थे वो प्रारंभिक उनमें इनका नाम नहीं था, इनका बाद में हुआ। 36वें देखेंगे आप, 36वें संविधान संशोधन, 37वें, 38वें, ये लगातार जो संविधान संशोधन हुए उसमें नए नए राज्यों का निर्माण हुआ, इनका परिसीमन किया गया, इनका बाउंड्री निर्धारित किया गया, ठीक है। किसके तहत, अनुच्छेद भाग 1 के तहत, ठीक है। भाग 1 के तहत नए राज्यों का निर्माण के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, भाग 1 में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो ये स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये मुख्यतः जनजातीय राज्य है। यहाँ की जनसंख्या जो है ये मुख्यतः 80 से 90% जो है वो जनजाति है, ठीक है। अभी ये लोग लगभग इनका बदलाव हुआ है, इनका मूवमेंट हुआ है ईसाई की तरफ, ये ईसाई को कबूल कर लिए, ठीक है। पर ये जो है ये जितने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7 सिस्टर जो भी 7 राज्य है, उनमें अधिकतर राज्य जो है वो जनजातीय जनसंख्या बहुल राज्य है, उनमें जनजातीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए वहाँ के जनजातीय क्षेत्र को प्रशासन के बारे में संविधान में अलग से चर्चा किया गया है, जो अनुसूची 6ठी अनुसूची में है, ठीक है।
अगर बात करें एग्जाम में 6ठी अनुसूची में, तो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबन जाए, ठीक है। 7वीं अनुसूची में देखिए, 7वीं अनुसूची में हमने बताया था 3 सूची है भारत में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूची है भारत में। इसकी चर्चा क्या है, 7वीं अनुसूची में है। जो भी विषय है भारत में, जो भी विषय है, बंटवारा जो है वो 3 प्रकार से किया गया है। कुछ विषय राज्यों को दिया गया है, ज़्यादातर विषय केंद्र को दिया गया है, और जो कुछ बचे हुए विषय है वो समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसपे डिसीजन जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर लेते हैं। पर राज्य केंद्र का जो उस पर जो पावर होता है वो सर्वोच्च होता है, ज़्यादा होता है अधिकार, ठीक है। अगर डिसीजन दोनों में डिसीजन में टकराव हो जाए समवर्ती सूची के विषय पर, तो केंद्र का डिसीजन है वो सर्वमान्य माना जाएगा, सर्वोच्च माना जाएगा, और उसी के आधार पर वो डिसीजन लिया जाए, आगे की प्रक्रिया किया जाएगा, ठीक है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, भारत में जितने भी विषय है उसको 3 भागों में बांटा गया है। संघ का विषय कुछ है, कुछ विषय राज्यों का है, और जो विषय दोनों को क्लैश है वो समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, पर केंद्र को प्रधानता दिया जाएगा। जिसकी सूची है, जिसकी 7वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है कि भारत में टोटल 22 भाषाएं होंगे, ठीक है। 22 भाषाएं होंगे। भारत में कुल भाषाओं की संख्या क्या है, देखिए हम क्या बोलते हैं कि भारत क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में भी एकता है। यहाँ पर हर कोष पे भाषा बदलता है, हर कोष पे खाना बदलता है, रहन सहन, मतलब हर कुछ। इसीलिए भारत में टोटल 22 भाषा तो ऐसे बहुत है, पर संविधान में 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है कि इन 22 भाषाओं को ही मान्यता होगी, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा टोटल, 22 भाषाएं हैं। बहुत सारे भाषा नहीं हैं, जो मैं चर्चा करूंगा कौन कौन सा भाषा है, कौन कौन भाषा नहीं है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, मतलब पूछेगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की चर्चा की गई है, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 9वीं अनुसूची में आते हैं भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, मतलब लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। जैसे आज़ादी के बाद सबसे प्रॉब्लम था भूमि का, ठीक है, कि लोगों को कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर चकबंदी सिस्टम अपनाया गया था, लोगों को पता नहीं था कि किसका कहाँ भूमि है, किसे कैसे बंटवारा हो, किसानों को कितने भूमि दिया जाए, क्योंकि जितने भी भूमि थे वो ज़मींदारों के पास थे। अंग्रेज गए, पर जितने भी भूमि थे वो ज़मींदारों को सौंप गए कि ज़मींदार जो होंगे वही रैयतवार पर शासन करेंगे। रैयतवार कहने का मतलब है किसानों पर शासन करेंगे और उनको उत्पादन करने के लिए बताएंगे, उनसे कर के रूप में अनाज ही लेंगे। पर आज़ादी के बाद क्या हुआ कि सबसे मुख्य काम था भूमि सुधार करना, किसी किसानों को भूमि मिल सके और जो भी ज़मींदार है उनका भूमि छीना जा सके। अब भूमि मिलने से वो खेती करेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, अभी बहुत सारा, अभी भी सरकार ने भूमि सुधार संबंधी अधिनियम 2016 लाया था, जिसमें गांव और शहरों में भूमि अधिनियम, अगर सरकार घर बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए, अगर पुल बनाने के लिए अगर किसान की भूमि लेती है तो उससे रकम का निर्धारण था। गांव में 6%, शहर में 4%, ठीक है। ये सब है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में देखिए दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में, ठीक है। कहने का मतलब दल परिवर्तन, दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम जो है वो किसी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। दल बदल अधिनियम कहने का मतलब कि मान लिया कि आप कांग्रेस के हैं, ठीक है, और बीजेपी में जाना चाहते हैं। आप कांग्रेस से आपने सीट जीत लिया है और जाना चाह रहा बीजेपी में, तो आप एक केवल विधायक बीजेपी में नहीं भाग सकता है। अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो आपको दल परिवर्तन के आधार पर, दल बदल के कानून के आधार पर आपकी योग्यता खत्म कर दी जाएगी, आप विधायक या सांसद नहीं रह जाएंगे। उसके लिए एक आंकड़ा होता है कि 2 तिहाई या 1 तिहाई लोग ही खत्म हो गया क्या, ठीक है। तो इसमें क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर, मतलब कि दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम कहने का मतलब कि वही मैंने बताया कि आप अगर विधायक, अगर सांसद चाहे कांग्रेस से है चाहे बीजेपी से है, अगर आप दल परिवर्तन करना चाहते हैं तो अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको एक सीमित संख्या होगा, 1 तिहाई लोग को या 2 तिहाई लोग को या सीमित संख्या के लोग को साथ में जाना होगा। अब अगर अकेले जाते हैं तो आपकी सांसदी या विधायकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये है दल परिवर्तन, इसलिए लाया गया था और 10वीं अनुसूची में इसकी चर्चा किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई है। पहले शुरू में पंचायती राज एक स्तरीय था, लेकिन धीरे धीरे जब बात चला तो अशोक मेहता कमेटी, बहुत सारी कमेटी बनी और इसको त्रिस्तरीय किया गया, ठीक है, पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका के बारे में, वार्ड मेंबर, मेयर,
उपमेयर, इस सब के बारे में सबका मतलब नगर पालिका का जो सिस्टम है, नगर पालिका में त्रिस्तरीय है, तो नगर पालिका के पूरे सिस्टम के बारे में, कैसे चुनाव होगा, कैसे मेयर बनेंगे, कैसे उपमेयर बनेंगे, ठीक है, कैसे वार्ड पार्षद होंगे, तो इन सभी की चर्चा जो है वो 12वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण पंचायती राज, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, ठीक है, जिला परिषद, इस सब का चर्चा है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगरों के बारे में चर्चा है, ठीक है, ये सब हो गया। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं अनुसूची तो आप लोगों को खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना क्या है, ठीक है। अब प्रस्तावना की भाषा है, हम लोग को पता है कि संविधान की प्रस्तावना किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना की भाषा दिए थे, ठीक है। आइए अब हम चर्चा करते हैं संविधान की प्रस्तावना पर, ठीक है। देखिए, आइए हम संविधान की प्रस्तावना पर बात करते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में बोला गया है कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के ध्येय एवं उन आदर्शों को प्रस्तुत किया जा सकता है जिनमें संविधान और शासन प्रणाली आधारित हो, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में ऐसा बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के ध्येय और उन शासन प्रणाली को आधारित किया जाएगा जो संविधान और शासन प्रणाली पर आधारित हो, ठीक है। और उन आदर्शों को प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तावना में उन आदर्शों को प्रस्तुत किया जाएगा जो संविधान और शासन प्रणाली पर आधारित हो, ठीक है। मतलब भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान के ध्येय और संविधान और शासन प्रणाली पर आधारित होगा, ठीक है, ये होगा। तो देखा गया कि प्रस्तावना की भाषा में कि शुरू में जो प्रस्तावना दिया गया था उनमें कुछ चीज़ नहीं थी, पर बाद में बहुत सारे संशोधन किया गया और संविधान में प्रस्तावना में कुछ चीज़ों को जोड़ा गया। तो देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन कब किया गया और उनमें क्या क्या चीज़ जोड़ा गया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। 42वें संविधान, देखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संविधान में अधिकतम चीज़ जो जोड़ा गया और सबसे ज़्यादा चीज़ जो संविधान में जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 चीज़ों को जोड़ा गया था। क्या क्या चीज़, तो समाजवादी कि हम भारत में जो होगा कैसा शासन प्रणाली होगा, समाजवाद होगा, लेकिन पूर्णतः समाजवाद नहीं होगा, ये मिश्रित होगा, ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। देखिए हम भारतीय जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब है कि भारत का कोई भी धर्म ना हो, ठीक है, यहाँ का राज्य का कोई भी धर्म ना हो, लेकिन हम लोग पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष करने का मतलब है कि हम सभी धर्मों को मानते हैं। देखिए बहुत सारे आप लोगों को पता करेंगे कि जो जर्मनी है चाहे फ्रांस है, इसमें क्या है, ये लोग धर्मनिरपेक्ष है। मतलब ये लोग बोलता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। आप किसी मतलब टीका लगा के या बुर्का पहन के जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये पाबंदी है वहाँ पे, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष है। हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं। पंथ निरपेक्ष हम लोग सब धर्मों का सम्मान करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सब धर्म मिल भाई बहन होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मतलब सब भाई बहन मिलकर सब एक साथ रहते हैं, इसलिए हम पंथ निरपेक्ष हैं। अखंडता मतलब हमें भाईचारा है, हम इतने यूनिटी टाइप, हम डाइवर्स, इतने विविधता होने के बाद भी हम अखंड हैं, मतलब हमें तोड़ना संभव नहीं है। हम राज्यों का संघ है, हम एक साथ एक गुच्छे की तरह हैं। जैसे एक गुलदस्ते में सभी प्रकार के फूल एक गुच्छे की तरह होते हैं, उसी तरह प्रकार से हम भारतीय हैं। हम वेशभूषा, खान पान, रहन सहन हर आधार पे विविधता होने के बाद भी हम एक साथ मिल के रहते हैं। तो यही है, हम भी एक क्या कहते हैं, एक गमले के फूल, एक होता है ना, एक गुच्छे है गमले में, बहुत सारे फूल होते हैं उसमें, ठीक है। देखिए प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मतलब शुरू में भी बोला गया था कि संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना होगा वो भारतीय संविधान का अंग नहीं होगा। शुरू में बोला गया कि क्या प्रस्तावना, क्या उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग होगा, तो लोग बोला नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेरुबारी बनाम भारत संघ, एक बेरुबारी थे, उन्होंने एक केस किए थे, तो उनको एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो बेरुबारी बनाम भारत संघ एक केस है, एक केस स्टडी है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया 1960 में कि नहीं, कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस केस में
ऐसा बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होगा, तो बेरूबारी बनाम भारत संघ मामला 1960 में। पर आगे जब हम धीरे धीरे गए, जब यात्रा तय की भारतीय संविधान की, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 2 1973 में डाला गया। ये कब डाला गया? 1960 में। ये डाला गया 1973 में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रूफ किया, यह सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, उद्देशिका जो होगा वो संविधान का भाग अंग होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस केस में या किस मामले में उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में भारतीय प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को या संविधान की उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, मतलब प्रस्तावना की भाषा में संशोधन किया जा सकता है। कब बोला था? 1973 में। और 1976 में जाके संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 चीज़ों को जोड़ा गया। ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग होगा और उसमें संशोधन किया जा सकता है। पर हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बोला था। क्या बोला था? कि लेकिन संविधान के मूल दर्शन में, संविधान का मूल प्रस्तावना की जो भाषा है उसमें संशोधन, किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया सकता। संविधान की जो आत्मा है, मूल आत्मा, उस आत्मा में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, या अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ठीक है, प्रस्तावना की भाषा में तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके संविधान के मूल दर्शन के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है। मूल दर्शन जैसे कि हम समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ये सब में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया था, किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है। तो प्रस्तावना पे इतने चीज़ है। क्वेश्चन मेनली यहीं से बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान लिखेगा, इनमें से कौन सा प्रस्तावना की भाषा पहले से थी या पहले से नहीं थी? तो ये 3 चीज़ पहले से नहीं था, बाद में जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता पहले से नहीं था। जो मूल प्रस्तावना था, मूल प्रस्तावना में 3 चीज़ नहीं थे। क्या नहीं थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बाद में जोड़ा गया 1976 में। पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होगा? किस केस में? बेरूबारी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होगा। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग होगा और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण दिया कि उद्देशिका जो होगा वो संविधान का भाग होगा और उसमें संशोधन किया जा सकता है, पर उसके मूल दर्शन में, संविधान के मूल दर्शन में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो दोस्तों, इतना हम लोगों ने आज संविधान की अनुसूचियाँ और प्रस्तावना पर बात की। अब हम संविधान का पूरे फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब हम अनुच्छेदों पर बात करेंगे अगली क्लास से, कि अगर नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इस सब के अनुच्छेद हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बोला गया है, इन सभी चीज़ पर बात करेंगे। ठीक है। तो इससे अच्छा और इस पर सभी पर बात करेंगे और एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन पर भी चर्चा करते रहेंगे इसी प्रकार से जैसे आज हमने किया। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले, ताकि आप लोग हर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है। और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है। आप लोग चाहें तो कोई भी बुक, पॉलिटिकल साइंस का कोई भी क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम पे उठा के देख सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन जो क्रिएट होता है ऐसे ही क्रिएट होता है और यही सब पूछता है। प्रस्तावना से आप क्वेश्चन उठाइए, बस इन दोनों पॉइंट से ही सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। इन दोनों पॉइंट से ही प्रस्तावना के जितने भी बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने सेक्टर में है, इस 2 लाइन से ही प्रस्तावना के सभी क्वेश्चन को कवर कर लेता है। ठीक है। ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चलिए। अगली क्लास हम आगे लेकर आते हैं। थैंक यू।